समुद्र तल से 1855 फीट की ऊंचाई पर बना तारागढ़ और गढ़बीटली जो स्थल है वो काफ़ी वर्षों पहले राजा अर्णोराज, अजयपाल और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो ये इमारत है काफ़ी पुरानी है। पुरातत्व विभाग प्रशासनिक लोगों की अनदेखी के चलते यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो लगातार यहाँ पर किए गए हैं। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब राजा महाराजा इस किले के आसपास यहाँ पर रहा करते थे, प्रशासनिक अनदेखी के चलते जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग के जो पत्थर हैं वो तोड़ लिए हैं और अपने अपने घरों में, जैसा कि बताया जाता है, अतिक्रमण कर अपने घरों में लगा लिए हैं। यहाँ की जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, तारागढ़ और गढ़बीटली कई युद्धों का साक्षी रहा है। चौहानों के बाद ये अफ़गान, मुग़ल, राजपूत, मराठा और अंग्रेज़ों के अधिकार में रहा। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच 1659 में हुए युद्ध के दौरान गढ़बीटली को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1820 से 1930 के दौरान इसमें काफ़ी बदलाव आया है। समुद्र तल से 1857 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये स्थित है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही भी बहुत कम है और यहाँ पर कई सरकारों ने कई दावे किए कि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाए, यहाँ पर कैमल सफारी बनाई जाए, रेस्टोरेंट, होटल बनाए जाएं, मगर जो सरकार के दावे थे वो सरकार के साथ ही यहाँ पर जो है सरकार के दावे हैं वो सरकार के साथ ही दफ़ा हो चुके हैं, ये कह सकते हैं चले गए हैं। मगर जो यहाँ पर विश्व विख्यात और काफ़ी मशहूर तारागढ़ जो दुर्ग है, जो किला है, गढ़बीटली है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अनदेखी के चलते जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। दुर्ग है, यह विश्व का पहला दुर्ग है। दुर्ग बनाने की प्रक्रियाओं में सबसे पहले इसको बनाया गया था। जब दाहर सेन जो थे अपने राजा सिंध के, उनको उनकी जब हार हुई और उनके बच्चों के साथ में और उनके पूरे समाज के साथ में जो बर्बरता हुई, उससे सीख लेकर नागौर से चौहान चलकर यहाँ अजयमेरू की धरती पे ब्रह्म क्षेत्र में आए और सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत संपन्न क्षेत्र है। इसमें दो तरफ से नदियाँ निकलती थी। ये बीच का तारागढ़ जो हुआ करता था एक टापू के रूप में हुआ करता था। तो वो यहाँ आए और रुके और फिर उन्होंने 721 से अपना दुर्ग बनाना प्रारंभ करा अजयराज चौहान के नेतृत्व में। और यहाँ से जो सामरिक दृष्टि का जो लाभ चौहानों को मिला और उन्होंने 800 वर्षों तक अपना शासन करा और यह टर्निंग पॉइंट हुआ करता था। इसके बाद में मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए, जो भी शासन करता हुआ करता था वो उसको अपनी राजधानी के रूप में प्रयोग करता था। तारागढ़ के ऊपर 14 बुर्ज बने हुए हैं और 7 बावड़ियाँ बनी हुई हैं। जल की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ऊपर की सारी बावड़ियाँ जब भर जाती थी तो नीचे का कातन बावड़ी, झालरा तालाब, डिग्गी का तालाब, इन सब में पानी आया करता था और पूरे क्षेत्र में सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हुआ करती थी। साथ ही यह जो क्षेत्र है धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है कि ये जो मेरू पर्वत पे बना हुआ स्थान है और ये जो मेरू पर्वत है आबू रोड में इसका फन होता है और इसकी पूंछ हस्तिनापुर में होती है और ये कुंडली जागरण का केंद्र रहा है। तो जहाँ पहले ब्रह्मा जी बैठा करते थे, बाद में राजा बैठे और यह वही स्थान है, तो इसलिए इसका अपना ही धार्मिक महत्व बनता है। अब ये जो इसमें कहा जाता है जो तारागढ़ की जो अपनी दुर्ग की 2 घोड़े एक साथ उन पे चलते थे और पूरी परिक्रमा करके चौकी पूरी रक्षा का कार्य किया जाता था। इसके पीछे 100 सामंत एक साथ रहा करते थे, तो बाद में उस गांव का नाम सोमलपुर पड़ गया। ऐसे ही चारों तरफ लीला सेवड़ी का भी अपना स्थान है, दौलत बाग की अपनी कहानी है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। अब हालत ख़राब है, प्रशासन जानने का। अभी अजमेर का जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति थोड़ी भी अपने शहर के प्रति रुचि रखता है, जब वो उस स्थान पे जाता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उसके हृदय की वेदना को कोई सुन नहीं पा रहा है। पिछले 10 वर्षों से वहाँ पर इतना अधिक अतिक्रमण हुआ है कि 33 बंगले सरकारी हैं वहाँ पे
वो भी नहीं छोड़े गए। सरकार की संपत्तियों पे भी कब्जा जमा दिया गया है और चारों तरफ जो रेलवे की ज़मीन है 2.5 बीघा के करीब, उस पे भी अतिक्रमण हो रहा है। दूरसंचार के बंगले बने हुए हैं, बहुत सारे आउट हाउस बने हुए हैं। साथ ही साथ देखते देखते वहाँ पे चप्पे चप्पे पर पूरी रणनीति के तहत उस किले को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसकी बड़ी बड़ी बुर्ज की और उसकी भुजाएं पश्चिम क्षेत्र की, अभी हम दूर से देखते हैं किले की एक बनावट दिखती है, उसको भी ढाने का कार्य किया गया है। तो ये जो अतिक्रमणकारी है ना, ये किस समाज के आतंकवादी हैं। क्या चाहते हो? हम एक ही ये हमारी धरोहर है। अगर कहीं पे शिवलिंग को खंडित किया जाता है, उससे बड़ा पाप तारागढ़ को खंडित करने वालों को लगेगा। तो हमारी ऐसी आस्था है। तो इसलिए, और सरकार जगह सबसे बड़ा दोषी इसमें सरकार है, क्योंकि वो अतिक्रमणकारियों को अपराधी नहीं मान रही है और उनके अपराध को वो सहन करे जा रही है। क्या होना चाहिए? अजमेर की जनता ने पूरे विश्वास के साथ में जनप्रतिनिधियों को चुना है और वो जनप्रतिनिधि इस अतिक्रमण जितना बढ़ रहा है ना, उस सब के लिए दोषी हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारें। यदि वो नहीं स्वीकारते हैं तो ये अजमेर की जनता भी देख रही है कि वो अपना दायित्व ढंग से नहीं कर पा रहे।